हुई आज की कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ का मदद का एक पूरा खाका उन्होंने बताया था। आज मुझे खुशी है कि 2 दिन हुए और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल भी दिया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने ऐसी सरकारें देखी है कि घोषणा करके एक चुनाव होने देते, फिर शिलान्यास करके दूसरा चुनाव कराते और उद्घाटन होने तक वो सत्ता से बाहर भी जाते। लेकिन मोदी सरकार है कि जो बोलते हैं वो करते हैं और तुरंत करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है सुशासन का। जैसे आपको मालूम है कि 2,60,000 के एक लोन गारंटी स्कीम एक कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को मदद करने के लिए, और दूसरी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो पहले ही 2,70,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हो गए हैं, इसमें और 1,50,000 जोड़ रहे हैं और ब्याज का दर 7% से 8% तक रहेगा, 8.25। और सबसे विशेष बात यह है कि ये बैंक या वित्तीय संस्था जो लोन्स देंगे उसको गारंटी सरकार दे रही। जैसे आपको पता है कि पिछले साल 8 महीने 80 करोड़ गरीबों को प्रति महीने 5 किलो के हिसाब से 40 किलो अनाज मुफ्त दिया था। इस बार सरकार ने फैसला किया है जून से नवंबर तक 6 महीने, मई से नवंबर तक 6 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा 80 करोड़ लोगों को, यानी ये 30 किलो होगा। किसी देश में 70 किलो अनाज प्रति व्यक्ति इस कोविड काल में आना गरीब के लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद है। उसके लिए 93,000 करोड़ रुपए उसमें घोषित किया है। जो किसानों के लिए विश्व भर में जो पौष्टिक खाद होता है, डीएपी और पीएनके, उसके दाम बढ़े, लेकिन भारत के किसान को दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इसलिए एक नया कार्यक्रम किया मोदी सरकार ने और 14,000 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी है। आज ब्रॉडबैंड हर गांव में और सभी प्रमुख जगह वाईफाई भी पहुंचे, ब्रॉडबैंड भी पहुंचे और लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से उपयोग हो, इसकी सारी विस्तृत जानकारी रवि जी देंगे। उसके लिए भी 19,000 करोड़ है। और जो बिजली के परिस्थिति में सुधार चाहिए, बिजली 24 घंटे मिले, बिजली अच्छी क्वालिटी की मिले, और बिजली की पूरी व्यवस्था में एक पारदर्शिता आए, इसके लिए आर.के. सिंह जी विषय बताएंगे। 97,000 करोड़ रुपए, 97,000 करोड़ रुपए
उसके लिए रखे हैं। एक्सपोर्ट को इंश्योरेंस कवर देने के लिए और एक्सपोर्ट थ्रू एनईआई करने के लिए लगभग 1,22,000 करोड़ रुपए रखे हैं। तो ऐसा 6,28,000 करोड़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज आत्मनिर्भर भारत के तहत समय समय पर जो 3 पैकेज घोषित किए, ये चौथा पैकेज है और इसको आज के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अनेक योजनाओं पर तो काम शुरू हो गया, अनाज पहुंचने लगा और ये 2 निर्णयों के अलावा 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यांमार के साथ है, फिर गाम्बिया के साथ है, म्यांमार के साथ है और नेपाल के साथ है। उसके अलग से प्रेस नोट्स दिए जाएंगे। तो इतना ही मेरी तरफ से है। मैं रविशंकर जी को दरख्वास्त करूंगा कि वो एक ऐतिहासिक पहल, जो योजना 2011 से शुरू होकर कहीं नहीं पहुंची थी, वो अभी 6 साल में कितनी कैसे पहुंची, इसकी जानकारी दें। नमस्ते मित्रों, मित्र प्रकाश जी, मित्र आर.के. सिंह जी, सभी पत्रकार मित्रों। आज इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। टुडे हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन इन परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन हाईवे in all the villages of India. जब से हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार आई है, उसमें कुछ स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन ई-वे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आपको समय पर बताया जाता है कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी बन रही हैं। नेशनल हाईवे तो रिकॉर्ड बना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड भारत नेट के माध्यम से लाएंगे। ब्रिंगिंग ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड थ्रू भारत नेट विद इन ए टाइम लिमिट ऑफ 1000 days in all the 6 lakh villages of India. That was a public declaration on the last Independence Day from the ramparts of Red Fort. आज उसी की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी प्रकाश जी पूर्व सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। ये जो भारत नेट है, ये नोफन के रूप में 2011 में शुरू हुआ था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम। और 14 में जब हम लोग की सरकार आई तो मुझे इस विभाग को देखने का प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया था। उस समय तक कोई काम नहीं हुआ था। कोई काम का मतलब कोई काम नहीं, सिर्फ ये घोषणा हुई थी कि 3 PSU ये काम करेंगी, BSNL, भारत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और एयरटेल। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। बिकॉज उसमें 2.5 लाख देश के ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। तो हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच गए हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया कि हम देश के 6 लाख गांव में 1000 दिन में पहुंचेंगे।
उसके बाद से हमारा ये अनुभव आया कि इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इसकी यूटिलिटी के लिए, इसके रख रखाव के लिए, थोड़ी इसकी मार्केटिंग भी हो, रेवेन्यू जनरेशन भी हो, जॉब क्रिएशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो। इन सबों के लिए नीति आयोग से बातचीत वगैरह हुई थी और उसके बाद ये मॉडल बना। तो आज देश के 16 राज्यों में भारत नेट को हम पीपीपी के मॉडल माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से 29,000 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस पर 29,432 करोड़, उसको हमने इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है, जिसमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी 19,041 करोड़ रुपए। The government of India will be only expending the viability gap funding of 19,041 करोड़। और ये हम देश के 3,61,000 गांव में जो 16 राज्यों में हैं वहां पर इसे पीपीपी मॉडल के माध्यम से ला रहे हैं। The PPP model shall be executed in 16 states of India in 3.61 lakh villages। और जैसा मैंने बताया, पूर्व में तो फेज 1 फेज 2 हुआ था। इसके कारण हम देश के बिल्कुल मेजॉरिटी इलाकों को नीचे तक पहुंचा देंगे। और इसके 2-3 पहलू हैं जिसको समझना चाहिए। 30 साल के लिए हम कंसेशनर एग्रीमेंट करेंगे, एसपीवी बनाएंगे, जो प्राइवेट पीपीपी प्लेयर्स ग्लोबल लेवल की बिडिंग करेंगे। नंबर 2, हमने इसको 9 पैकेज बनाया है 16 राज्यों में। ये इंपॉर्टेंट है जानना। किसी एक प्लेयर को 4 पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा, मतलब नो मोनोपोली। 9 packages, 1 package corresponds to the basic telecom circle area, when can be a state or a group of states। और एक प्लेयर को 4 पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा, नो मोनोपोली। और जो सबसे रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कि 30 साल का हम कंसेशनर एग्रीमेंट कर रहे हैं और उनको पूरा हम नेटवर्क उनको देंगे इसको यूज करने के लिए, तो अगर 30 साल का ओपेक्स और कैपेक्स को जोड़ा जाए तो 95,000 करोड़ रुपए आता है, से 1 लाख करोड़, अगर भारत सरकार ये काम करती। इसकी तुलना में भारत सरकार 19,000 करोड़ के वायबिलिटी फंड पर इस पूरे आर्किटेक्चर को खड़ा कर रही है। ये आपको हम बताना चाहते हैं। इसके फायदे क्या क्या होंगे? सबसे बड़ी बात है, ई गवर्नेंस नीचे तक जाएगा, ई गवर्नेंस मॉडल। दूसरा, कोविड के काल में टेली मेडिसिन का बहुत बड़ी उपयोगिता रही है, तो टेली मेडिसिन के माध्यम से लोगों को गांव में सुविधा मिलेगी। तीसरी बात, जो ग्रामीण परिवेश से पत्रकार जो उसको कनेक्ट रखते हैं, तो भारत में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत सारे बच्चे रेलवे स्टेशन पर कोचिंग करते हैं क्योंकि वहां वाईफाई होता है। तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की डिजिटल व्यवस्था हो पाएगी, इसका बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। इसके अलावे कंपनियां डार्क फाइबर को बेचेंगी, बाकी नए एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, ई कॉमर्स कंपनियां उसको पिकअप कर सकती हैं, जो नए OTT प्रोग्राम चल रहे हैं वो उससे अलायंस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। और मुझे सबसे बड़ी बात जिसका संतोष मुझे है कि प्रो पीपल कन्वीनियंस तो होगा ही, जनोपयोगी सुविधा होगी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी। और आपको मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने हमारा जो CSC चलता है, कॉमन सर्विस सेंटर, जिनकी संख्या 70,000 थी, अब हमको ले गए लगभग 4 लाख तक। तो हमने इसको बेचने में उनको लगाया था कि देखो भाई गांव तक पहुंचाओ। तो उन्होंने लगभग 5,09,957 FTTH कनेक्शन फाइबर टू होम पहुंचा दिया। और
1,04,298 वाईफाई हॉटस्पॉट पहुंचा दिया। बाकी स्कूल में, पुलिस स्टेशन में, आजीविका बहनों के पास। और देखिए इसका फायदा क्या होता है, क्यों ये प्रोग्राम सफल होगा कि जुलाई 2019 में डेटा यूज था सिर्फ 60 टेराबाइट, और जब सीएससी ने उसको लिया तो मई में वो बढ़कर हो गया 2737 टेराबाइट। तो आप समझ रहे हैं कि देश का एपेटाइट क्या है डेटा के बारे में, डिजिटल उपयोगिता के बारे में, डिजिटल सुविधा के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इसके माध्यम से आज हम करने वाले हैं। और मुझे सबसे संतोष इस बात का होगा कि देश के गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों की फौज खड़ा होगी। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि गांव तक ले जाने में पायलट प्रयोग के रूप में प्रकाश जी को याद होगा, बिहार में सीएससी को लगाया है गांव तक ले जाने के लिए। बिहार में लगभग 40,000 प्लस विलेजेस हैं और 33,000 तक पहुंच गया गांव में फाइबर। और जल्दी ही बिकॉज कोविड के कारण परेशानी हुई, सितंबर तक उसको पूरा करेंगे और सप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि गांव-गांव में केबल को खींचने वाले, उसको फिक्स करने वाले ऐसे लोग स्किल डेवलपमेंट शुरू हो रहे हैं। तो एक बार से इस तरह का प्रयोग सामने में आएगा तो देश में, प्रकाश जी ने कहा नियोजन की बात, लाखों नौजवान ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन स्किल और ई-वे इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में डेवलप हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। बाकी हम लोग का प्रेस नोट में सब लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, आपको एक अंतिम नंबर दे के मैं समाप्त करूंगा। आज भारत में 50,000 स्टार्टअप हैं, 50,000। और जो पहले भारत में सिर्फ 2 यूनिकॉर्न थे, यूनिकॉर्न मतलब आप जानते होंगे जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन, 7,000 करोड़, आज वैसे 50 यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। तो एक बार ये ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा गांव-गांव में तो प्रकाश जी गांव में भी यूनिकॉर्न बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। आर.के. सिंह जी, बिजली के सुधारों का जो एक बड़ा कार्यक्रम है उसके बारे में कहें। रविशंकर जी, प्रकाश जी, फ्रेंड्स, दोस्तों, बिजली के क्षेत्र में इस सरकार ने जिस समय से ये ऑफिस में आई अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है, जिससे कि आप लोग अवगत हैं होंगे। हम लोग की सरकार जब आई उस समय हम लोग पावर डेफिसिट थे। हम लोगों ने 1,82,000 मेगावाट की क्षमता जोड़ी और अब हम पावर सरप्लस है, अपने नेबरिंग कंट्रीज को पावर एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने 1,42,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स जोड़ा और हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन सिस्टम में कनेक्ट कर दिया। 1 कंट्री 1 ट्रांसमिशन सिस्टम, 1 ग्रिड रनिंग ऑन 1 फ्रीक्वेंसी। इसका फल यह हुआ कि बिजली के लिए पूरा देश एक मार्केट हो गया। आप बिजली पैदा कर सकते हैं बुनकाई गांव में और उसको बेच सकते हैं चेन्नई में, या चेन्नई में पैदा कर सकते हैं और उसको भुज में बेच सकते हैं। तो 1 मार्केट हो गया और इससे बिजली का दाम कम हुआ। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक मेरिट ऑर्डर डिस्पैच लाया, जिसके अंतर्गत जो सबसे एफिशिएंट प्लांट हैं उससे पावर हम पहले डिस्पैच करते हैं। इससे पावर का प्राइस कम हुआ। हम लोगों ने कोल को फ्लेक्सिबलाइज कर दिया। जो सबसे एफिशिएंट प्लांट है उसको ज़्यादा कोयला देते हैं, इससे सबसे एफिशिएंट प्लांट से ज़्यादा पावर होता है, पावर कॉस्ट कम हुए। तो इस तरह से, और ये हम लोगों ने इतना ही नहीं किया, हम लोगों ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के शब्दों में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के शब्दों में, दुनिया में इतिहास में जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस है वो किया, और सबसे कम समय में। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लाल किले से अनाउंस किया था कि 1000 दिन में हम सब गांव और सब
ये मजरों इत्यादि को कनेक्ट कर देंगे। हम लोगों ने यह काम 987 दिन में किया, 13 दिन कम। इसके बाद सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोग 28 मिलियन 2 करोड़ 80 लाख घर 18 महीने में जोड़े। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना था कि इतना बड़ा एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो हम लोगों ने यूनिवर्सल एक्सेस कर दिया। प्राइसेस को हम लोगों ने कंट्रोल करके रखा। एनटीपीसी का दाम पावर का जो एनर्जी चार्ज होता है फिक्स कॉस्ट छोड़ करके 2 रुपये 2 पैसे था, आज वो 2 रुपये 4 पैसे। जबकि रेलवे फ्रेट बढ़ा, कोयला का दाम बढ़ा, फिर भी हम लोगों ने एफिशिएंसी बढ़ा करके इसको कंट्रोल किया। ये था हमारा जनरेशन और ट्रांसमिशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को सुदृढ़ किया, लेकिन पूरा अभी हुआ नहीं, जिसके लिए कि हम एक नया स्कीम लाए। लेकिन जो किया हमने वह भी एक काबिल तारीफ है। हम लोगों ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस के अंतर्गत 2700 नए सब स्टेशन बनाए और 3900 सब स्टेशन को ऑगमेंट किया ताकि बिजली सप्लाई इंप्रूव हो सके। कुल मिलाकर के हम लोगों ने इन 2 योजनाओं के अंतर्गत एचटी लाइन्स और एलटी लाइन्स करीब 7,60,000 किलोमीटर बनाए। इसका पैसा दिया हम लोगों ने स्टेट से और उनका ये करवाया। इसी तरह से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर्स के लिए पैसा दिया और पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो भी आवश्यकता थी उसके लिए पैसा दिया। लेकिन अभी स्ट्रेंथनिंग का काम बाकी है। मूल चैलेंज हमारे सामने यह है कि हमने जितना एक्सपेंशन किया उसके लिए जो हमको बैक एंड स्ट्रेंथनिंग करना है उसको करना है, जिसके लिए इस योजना को इस बार आज कैबिनेट ने 3,03,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की है, जिसमें बजटरी सपोर्ट, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 97,000 करोड़ होगा, जैसे कि प्रकाश जी ने कहा। लेकिन कुल योजना हमारी 3,03,000 करोड़ की है। इसके अंतर्गत इस योजना और पहले की योजनाओं में अंतर, यह योजना हम कंडीशनल रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां घाटे में हैं वो इस योजना से पैसा नहीं ले पाएंगी तब तक जब तक कि वो घाटा कम करने के लिए अपना जो प्लान है वो बना ले, राज्य सरकार की इस पर सहमति ले ले और हमको दे। वो प्लान हमको दे देगी तब इस योजना से वो पैसा दे सकेंगे, पैसा ले सकेंगे। उस पैसे का खर्च उनको ये एचटी लाइन्स पर करना है, एलटी लाइन्स पर करना है, सब स्टेशंस पर करना है, जहां जहां सिस्टम्स कमजोर है उस पर करना है। अपने स्थिति के अनुसार वो प्लान बनावेंगे, लेकिन उसके लिए हम पैसा देंगे। लेकिन यह तब उनको पैसा रिलीज होगा जबकि वो एक्शन प्लान जो बनाए हैं लॉस रिडक्शन का, उसके अनुसार वो उसका अनुसरण करते हैं और लॉस रिडक्शन कम करते हैं। टारगेट यह है कि इस 5 साल यानी 25-26 तक एटीएनसी लॉस घटा करके 15 से 12% तक हम ले आए। आज 21% है, 21 कुछ %, उसको हम 15 से 12% तक लाना चाहते हैं। जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और ये एवरेज रेवेन्यू रियलाइज में जो गैप वो पहले के वर्षों का निस्बत कम हुआ है, लेकिन उसको हम और कम कर करके 0 लाना चाहते हैं। अर्थात हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कह रहे हैं कि रिफॉर्म करो और हम आपको पैसा देंगे। ये सिस्टम, पूरे सिस्टम को हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अभी तक पूरे देश में सिर्फ 57 शहरों में 57 टाउन्स में स्काडा सिस्टम्स है, सुपरवाइजरी एक्विजिशन एंड डेटा कंट्रोल, सिर्फ 57 शहरों में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। हम लोग इस योजना के अंतर्गत 3,875 शहरों में इसको ला रहे हैं। हर एक शहर जो जिसकी की आबादी 2,75,000 से ज्यादा है, वहां पर हम स्काडा सिस्टम लगाएंगे मॉडर्न। 100 शहरों में हम उससे भी ऊपर का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक होगा। वो फॉल्ट डिटेक्शन कहाँ है, ऑटोमेटिकली करेगा। मैं बता दूं, 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत बिजली का सप्लाई होता था 12.5 घंटे। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये एक बॉडी है एनजीओ जो कि सर्वे करती है, CEW, उसका सर्वे।
और आज के दिन में वो 20.5 घंटे। ये हम लोगों ने चेंज ला दिया। शहरों में करीब 22 से 24 घंटे तक वेरी करता है, पूरे इंडिया में हम एवरेज बता रहे हैं। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसको हम चाहते हैं 24/7। इसके लिए हम लोगों ने रूल्स भी लाया कि कहीं पर अगर लोड शेडिंग होता है बिना कारण के तो पेनल्टी लगेगा, और उसके लिए सिस्टम इंप्रूव करने के लिए हम ये योजना लाए 3,03,000 करोड़ की। इसके अंतर्गत हम पैसा देंगे आपके सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ हमारे फोकस एरियाज हैं। एक फोकस एरिया है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अलग फीडर हो जाए ताकि बिजली उनको, किसानों को सही ढंग से मिल सके, प्रॉपर वोल्टेज का और निर्बाध रूप से मिल सके। इसके लिए 15,000 करोड़ पहले हमने खर्च किया। 1,23,000 किलोमीटर एग्रीकल्चर फीडर बनाए। हम अब 1.25 लाख किलोमीटर एग्रीकल्चर फीडर बनाने के लिए इसमें व्यवस्था रखे। आज सिर्फ एग्रीकल्चर फीडर हम नहीं बना रहे, एग्रीकल्चर फीडर हम इस योजना के अंतर्गत बनाएंगे। उन सभी फीडर्स को हम सोलराइज करने जा रहे हैं कुसुम योजना के अंतर्गत। और उसका योजना यह है कि सोलराइजेशन का, यानी कि हर फीडर सोलराइज होगा, पंप नहीं, हर फीडर, और ऑटोमेटिकली उस फीडर पर जितने पंप हैं सबको वो बिजली मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत डिमांड इतना, और मैं योजना बता दूं, योजना यह है कि सोलराइजेशन का 30% खर्च हम देंगे, 70% हम लोन देंगे नाबार्ड से या पीएफसी से या आरईसी से। उस 70% का रिपेमेंट हो जाता है 4.5 से 5 साल में, जो एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पर जो खर्च करती है उससे 4.5 साल में ये 70% का ये भरपाई हो जाती है, लोन रिपेमेंट हो जाता है। उसके बाद से राज्य सरकार का एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पर आउट को 0, 4.5 साल से 5 साल में। उसके बाद उस पर उनको खर्च नहीं करना है। और अभी एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पर कुछ राज्य 10,000 करोड़, कुछ राज्य 6,000 करोड़ इतना खर्च करती, वो 0 हो जाएगा 4.5 से 5 साल में। किसान को पहले दिन से फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी दिन में सिंचाई के लिए, ये कुसुम योजना के अंतर्गत। हमारे पास अभी कुसुम योजना के अंतर्गत इस पहले, ये दूसरा ही साल है, 9.5 लाख तक का टारगेट था, हमको डिमांड आ गया है 43 लाख। इसको लेकिन हम पूरा करेंगे। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर पंप्स हैं सबको हम सोलराइज करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा खैर ये क्लाइमेट, ये कार्बन CO2 एमिशंस तो घटेगा ही, क्लाइमेट के लिए फायदेमंद होगा। इससे राज्य सरकार को भी लाभ है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी लाभ है, क्योंकि जिस समय किसान उस बिजली का उपयोग नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसका अन्यंत्र वितरण करके उसे पैसा रेवेन्यू मिलेगा, और किसान को तो फ्री बिजली मिल जाएगी और सोलर बिजली मिलेगी। तो एक इसका हिस्सा यह है। इसके अतिरिक्त एक और इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जहां कहीं भी अभी भी हमारा मकसद है 24 घंटे बिजली निर्बाध। जितने पुराने HT लाइन्स हैं, जितने पुराने LT लाइन्स हैं, सबको हम बदलेंगे। उसके लिए हमने प्रावधान किया है, ऑल HT लाइन्स एंड LT लाइन्स। इसके अतिरिक्त हम ये, जैसे कि हमने कहा कि सिस्टम को हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं और स्मार्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम स्मार्ट मीटरिंग का हम व्यवस्था कर रहे हैं, करीब 10 करोड़ स्मार्ट मीटर्स। इससे क्या होगा, स्मार्ट मीटर्स आएगा तो हम टाइम ऑफ डे टैरिफ ला सकेंगे। जितना हम सोलर ऐड कर रहे हैं तो दोपहर में हमारा पावर कॉस्ट बहुत कम होने वाला है। उस कम पावर कॉस्ट का लाभ आम जनता को मिले, वो टाइम ऑफ डे टैरिफ के अंतर्गत उसको दोपहर में 2.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये के पर यूनिट के हिसाब से टैरिफ मिले। इसकी व्यवस्था करना आवश्यक है, ताकि जो टेक्नोलॉजी चेंज ला रहे हैं, जो हम एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसका लाभ जनता को मिले। स्मार्ट मीटरिंग के साथ साथ क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और हम ये पूरे सिस्टम में, जैसे स्काडा सिस्टम लगा रहे हैं, DMS लगा रहे हैं, हम पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट सिस्टम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करेगी कि कहाँ कहाँ आपका लीकेज हो रहा है। एक चीज़ और, हम लोगों ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एनर्जी अकाउंट्स बनावे, ताकि यह स्पष्ट हो कि कहाँ कितना लॉस हो रहा है, उसको कहाँ पर लीकेज है, यह स्पष्ट हो जाए। और ये इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कंबाइंड होगा तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकेगी, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ये नए
जमाने के लिए तैयार रहें और बिना कोई इंटरप्शन के बिजली सप्लाई कर सके। यह सिस्टम रहेगा कि एक फीडर डाउन हुआ, दूसरे फीडर से हम कहां से दे सकते हैं उस एरिया को, ताकि तुरंत से तुरंत रिस्टोरेशन हो जाए। तो पूरे सिस्टम को हम लोग की सरकार ने रिवैम्प कर दिया है, मॉडर्न बना दिया है। और ये साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन में भी हम दुनिया के अग्रणी देश में निकले। तो SDG 7 में हम लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर, एनर्जी एक्सेस में और एनर्जी ट्रांजिशन हम एक वर्ल्ड लीडर के रूप में आगे आए। और आज जो 3,03,000 करोड़ की योजना सरकार ने स्वीकृत की है, इससे जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकेगी, अपने लॉसेज को कम कर सकेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं फिर दोहरा देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कमिट करना होगा कि हम साहब काम करेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां काम करेंगी अपने लॉस को कम करने के लिए। क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि भारत सरकार पैसा देते जाए और लॉस के कारण वो उस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सके। हमको याद है, हम तो फील्ड में भी रह चुके हैं, हमको याद है कि एक समय था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पैसा नहीं रहता था कि कोई ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसको बदल दे। ये ऐसी स्थिति फिर नहीं आना चाहिए। अभी हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब तक कि डिस्कॉम वायबल नहीं होगा तब तक वो सिस्टम मेंटेन नहीं होगा। इसलिए पैसा हम उसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देंगे जो लॉसेज कम करने के लिए अपना प्लान बनावे, राज्य सरकार से उसकी सहमति ले। लेकिन उसके बाद फिर पूरा सिस्टम मॉडर्न हो जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो सिस्टम हम डाल रहे हैं ये गरीबों के लिए। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि गरीब के पास 30 दिन का बिजली का बिल देने के लिए पैसा एक साथ नहीं होता है। कई ज़्यादातर गरीब लोग तो डेली वेजर्स हैं, उनको भी हमने कनेक्शन दिया है इसमें। तो हमने व्यवस्था की है कि गरीब जितना पैसा उसके पास है, 5 दिन का पैसा है, वो उतना रिचार्ज करेगा। बीच में 2 दिन पैसा नहीं रहा, कोई बात नहीं, बिजली चली गई लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इसमें डिस्कनेक्शन नहीं होगा। 6ठे दिन फिर उसके पास पैसा आ गया, 7वें दिन फिर पैसा आ गया, फिर रिचार्ज करेगा, फिर बिजली जाएगी। आप कहीं अन्यत्र गए हुए हैं, फ्लैट लॉक्ड, ठीक है साहब आपने रिचार्ज नहीं किया, ऑफ हो गया, आप आए फिर रिचार्ज करेंगे फिर ऑन हो जाएगा, आपको डिस्कनेक्शन का चार्जेस नहीं देना होगा ये। और फिर आपके मोबाइल पर ये सिस्टम उपलब्ध रहेगा कि कहाँ किस समय आपका कितना कंजम्पशन है। दुनिया इस ओर जा रही है, इस ओर हम लोग भी जा रहे हैं। इसमें भी एनर्जी ट्रांजिशन में भी और एनर्जी मॉडर्नाइजेशन में भी हम लोग अग्रणी रहेंगे। थैंक यू। Okay, number 15. There were speculations that the cabinet may take up the proposal for government guarantee to bad bank, and there was another proposal that the cabinet may today clear in increasing DNS allowance and DNS relief for central government employees and pensioners. So these two issues were not taken up. कैबिनेट स्पेकुलेशन पे काम नहीं करती है। यहाँ जो प्रत्यक्ष निर्णय हुए ऐतिहासिक, उसकी जानकारी दी है। हम कुछ भी जानकारी जो कैबिनेट में फैसले होते हैं वो छुपाते नहीं, तो वो दिए है। Any other question? 38. सर मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। छोटे से 2 सवाल हैं। पहला तो सर रविशंकर प्रसाद जी से सवाल है सर, ट्विटर को लेकर के है। ट्विटर ने जिस तरह की हरकतें पिछले कुछ दिनों में की हैं, उसके बाद अब उस पर माना यह जा रहा है कि क्या कोई नोटिस केंद्र सरकार की तरफ से गया है, आप मंत्रालय की तरफ से गया है, क्योंकि 2 दिन में उसको जवाब देना है। कल जो संसद की स्थायी समिति की बैठक थी उसमें भी ये सवाल उठे थे। भारत के संचार मंत्री कैबिनेट के निर्णय के बारे में आपको बताने आए हैं, ठीक है। जब देश के आईटी मंत्री को ट्विटर के बारे में आपसे बात करना होगा तो जरूर चर्चा करेंगे। और दूसरा कि किसी मंत्री के लिए उचित नहीं है कि संसदीय समिति के निर्णयों के बारे में हम कोई टिप्पणी करें। वो स्वतंत्र है, उनको चलना चाहिए। धन्यवाद। 29। सर प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जो कोविड में लोग जो
मारे गए उनको सरकार को कुछ मुआवजा देना चाहिए। आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उनका कहना है कि कितना पैसा दें वो एनडीए में तय करेगा। अब मुझे यहाँ बोर्ड लगाना पड़ेगा कि कैबिनेट के हुए निर्णयों को बताने के लिए बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो कैबिनेट के निर्णयों पर कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब मिलेगा, लेकिन सवाल नहीं है तो पूछना ही चाहिए, ऐसी भी जरूरी नहीं है। नहीं प्रशांत जी, वैसे मैं आपको एक वो बता दूं, जो प्रकाश जी ने कहा है उसको मैं जोड़ते हुए, किसी भी मंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बिना पढ़े, उसके इम्प्लीकेशन को बिना समझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बहुत विनम्रता से कहूंगा, देश के कानून मंत्री के रूप में कई बार आप जो ब्रेकिंग बातें चलाते हैं वो निर्णय में नहीं होता है, इसलिए निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही बोलना चाहिए। Number 5. वही है सवाल, सवाल वही है। नहीं, वो सवाल नहीं है सर, ये अच्छा, देश का सवाल है, थोड़ा बदल कर है। कैबिनेट से ही सवाल है, रविशंकर जी से। बताइए। ये सवाल संसद में भी उठ चुका है, आप लोग जवाब भी दिया, शायद अभी भी देंगे आप रवि जी। गूगल कहता है कि हम सब कुछ सुनते हैं, हर संवेदनशील बात नहीं सुनते हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा? आपका मंत्रालय, आप तय करेंगे या गूगल तय करेगा कि कौन सी बातें संवेदनशीलता के इसका उत्तर मैं ही देता हूं। ये कैबिनेट, जैसे कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसकी बातें भी वो सुन रहा है। ये विषय की आज कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, friends. We close the press conference now. Thank you. Thank you, sirs.